लाहौर। देखो आप देखते हैं अपन उदा, ठीक है, 1468 से 1473, ऊपर टेबल के अंदर क्लियर कर लो, वहाँ 13 लिखा हो, 1368, ठीक है। टेन्योर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि कुंभा के बाद शासक कौन बना, उदा बना, ठीक है। जैसे मैंने देखा था कि 2 अक्षर वाले याद रखो, जैसे लाखा पढ़ा था, लाखा 2 अक्षरों में आ गया, फिर मोकल 3 अक्षरों में आया, फिर कुंभा वापस 2 अक्षरों के अंदर आया, और कुंभा के बाद शासक बना वो वापस ही 2 अक्षरों में आया, क्या, उदा। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है अपने को। पहली चीज़ तो ये है कि कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना, उदा, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन सांगा के बाद में आता है कि सांगा के बाद कौन बना, क्योंकि ये दोनों ऐसे शासक थे, मतलब इनसे पहले जो था, उदा से पहले जो था, वो अपने आप में एक रिमार्केबल हिस्ट्री छोड़ के गए, ठीक है। तो इसलिए पूछते हैं कि कुंभा के बाद कौन बना। सांगा के बाद जैसे रतन सिंह बनते हैं, रतन सिंह सेकंड, तो रतन सिंह द्वितीय क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सांगा अपने आप में एक रिमार्केबल हिस्ट्री छोड़ के गया था, उसको आगे कंटिन्यू रख पाना उसके संतान के लिए पॉसिबल नहीं हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उसके बाद शासक कौन बना तत्काल बाद, ऐसे समझ गए। सेम क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप के बाद, क्योंकि महाराणा प्रताप जो एक मैजिस्ट्रिक हिस्ट्री छोड़ के गए सॉवरेंटी की, जैसे वो अमर सिंह कंटिन्यू रखने नहीं रख पाए, तो वही क्वेश्चन आता है कि प्रताप के बाद कौन शासक बना जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, तो वो नाम क्या आ जाता है, अमर सिंह आ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उदा देख लिया अपन ने, पहला तो ये जो सीक्वेंस में है ये। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये पितृहंता। मेवाड़ का वो कौन सा शासक है जो पितृहंता पैट्रिसाइड के लिए जाना जाता है, तो वो कौन है, पिता, मतलब पिता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला हो जाता मातृहंता, भाई की हत्या करने वाला हो जाता भातृहंता, ऐसे, ठीक है। तो मैट्रिसाइड पैट्रिसाइड भी है, तो ये पैट्रिसाइड है ना। तो कलंक, पहले तो काल देख लिया, फिर कलंक। कलंक क्या लगा हुआ है, पितृहंता पिता कुंभा की हत्या करी, तो कुंभा की मृत्यु कैसे हुई, क्या किसी दुर्घटना में हुई, किसी युद्ध के अंदर हुई, या आकाशीय बिजली गिरने से हुई, या पुत्र द्वारा हत्या की गई कुंभा की। तो अपन ने देखा पूरी कितनी मैजिस्ट्रिक हिस्ट्री देखी थी, ग्रंथ देखे थे कुंभा के, संगीत राज, संगीत मीमांसा, फिर अपन ने उसको आगे बढ़ाया, तो फिर क्या आ गया था, संगीत राज, संगीत मीमांसा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तीसरा संगीत आया, संगीत सुधा, फिर वहीं से आता सूड प्रबंध, 3 प्रबंध आ जाएंगे, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध और वाद प्रबंध, समझ रहे हो ऐसे। फिर वही हरिदीपिका और अपने नृत्य, फिर काम काम एक, तो कितनी मैजिस्ट्रिक हिस्ट्री। आर्किटेक्चर में अपन देखा विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, वही अबुल फजल पगड़ी, देखा नहीं देखा। फिर अपन ने गढ़ देखे इधर सिरोही के अंदर, क्या सिरोही में देखे, तो उधर उदयपुर में देखे मचान और बोराट, सिरोही में बसंती तुम अचल रहना, देखे। फिर उसका शिल्पाचार्य है कौन, मंडन, कुंभलगढ़ में बिजी होने के कारण विजय स्तंभ में ज़्यादा योगदान नहीं दे पाया, देखा अपन ने। तो कितनी मैजिस्ट्रिक हिस्ट्री, और उसका अंत कैसे हुआ व्यक्ति का, जहाँ सोचा ही नहीं था वहीं, तो बोलते ना हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, समझ गए, ये चीज़ है। तो कुंभा की मृत्यु कैसे हुई, हत्या करी किसने, उसके पुत्र उदा ने ही, ठीक है। मामा देवकुंड के पास कुंभलगढ़ के अंदर है ये, ठीक। तो ये मतलब ये शिव जी का मंदिर है, मामा देवकुंड, शिव जी की पूजा करके वो लौट रहे थे, तो मामा देवकुंड के पास उदा की उन्होंने हत्या कर दी। फिर आता है रायमल, भाई रायमल, कुंभा की हत्या के समय रायमल ईडर गुजरात में था, समझ गए। हो सकता है कि अगर कुंभलगढ़ में रहा हो तो इस भाई को रोक लेता उदा को कैसे न कैसे करके। तो रायमल जो भाई था किसका, उदा का, वो उस समय ईडर गुजरात में था, है ना। ये सबरकंठा जो अपने डिस्ट्रिक्ट है, सबरकंठा गुजरात में बिल्कुल बॉर्डर पे ही, पालनपुर सबरकंठा अपने जैसे देखा, साबरकांठा वही, समझ गए। तो ये वहाँ पे है। अब अपने ही देख लिया कि भाई उदा और रायमल दोनों भाई थे, तो एक बार उस पेरेंट्री पे नज़र डालो, क्या दोनों 2 नंबर पे भाई के रूप में लिखे हुए हैं क्या, और कुंभा से नीचे लिखे हुए हैं, तो कुंभा तो हो गए पिताजी, और उदा और रायमल हो गए दोनों भाई भाई, समझ गए। और उदा के नीचे पितृहंता समझ में आ रहा है ना। फिर 1473 में मेवाड़ी सरदारों ने कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को ईडर से बुलाया, और फिर मेवाड़ का सुल्तान, मेवाड़ का शासक बनाया। अब देखो जैसे ये मेवाड़ी सरदार आ रहे हैं ना, सेम टू सेम लाइन रखी रहेगी, किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए, है ना। वहाँ जैसे अपन अभी देख रहे हैं कि ये 1427 की बात, 1473 की बात है, महाराणा प्रताप के संदर्भ में 1572 की बात है, ये सेम टू सेम लाइन। 1572 में मेवाड़ी सरदारों ने उदय सिंह के दूसरे पुत्र महाराणा प्रताप को बुलाया और जगमाल की जगह शासक बनाया, ऐसे, ठीक है। तो ये मेवाड़ी सरदार ये भी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे बहुत। अब देखो ये मेवाड़ी सरदार कौन है, माँ बाप बताओ। जैसे आपने ने लाखा पढ़ा, हाँ, तो लाखा का वो भीष्म पितामह, वो पुत्र, वो चूंडा, है ना। तो सलम्बूर चला गया, ठीक है, मैंने बताया था, और फिर वहाँ चला तो गया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे शक्तियाँ मिली,
तो उन शक्तियों में एक था कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी अगला जो शासक बनेगा मेवाड़ का, उसमें तुम्हारी यश जरूरी रहेगी। तो ये थे वो मेवाड़ी सरदार, ठीक है ना, कि उनको मतलब एक तरह से सोवरन वीटो पावर दिया गया। यही वीटो शब्द मैंने वहाँ यूज़ किया था कि तुम्हारी हाँ में हाँ ही रहेगी हमेशा, तुम जा तो रहे हो मेवाड़ छोड़ के, लेकिन तुम्हारी रहेगी। तो ये जो लाखा वाला वीडियो है ना, उसमें जो पूरा जैसे मैंने बताया हुआ, तो ये है वो मेवाड़ी सरदार। और महाराणा प्रताप तक तूती बोलेगी और बाद तक बोलेगी, नो डाउट। लास्ट जब अपन सज्जन सिंह पढ़ते हैं, भोपाल सिंह, तब तक ये। और आज भी जैसे अपन देख रहे हैं कि अलग राज्य बना, अलग जिला बना कि नहीं बना सलमपुर, वो उसी का हिस्सा है। यूँ समझ गए ऐसे। फिर आ गया मालवा। मालवा क्या, ये उधर डर कर मांडू भाग गया। डर कर क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ में तुमने माहौल खराब कर ही दिया, मेवाड़ी सरदार तुम्हारे एंटी हो चुके हैं। और मेवाड़ी सरदार किसको बुला चुके हैं? रायमल को बुला चुके हैं, ईडर को, ईडर से। तो इसने देखा अब यहाँ तो रुकने से कोई मतलब है ही नहीं। इसने तो ये सोचा था कुंभा की हत्या कर दूंगा, ईजी हो जाएगा और मेवाड़ी सरदारों को अपने पक्ष में कर लूंगा और शासक बन जाऊंगा। इतना ईजी नहीं था, समझ गए ना। मारना तो बहुत ईजी था, लेकिन फिर सत्ता पाना बहुत मुश्किल था। तो और फिर मालवा में वहीं मतलब मांडू ये मालवा के अंदर है अपने, ठीक है। मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन की शरण में चला गया था और वहीं आकाशीय बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। जैसी गंडी वैसी बढ़नी, ऐसे समझ गए। तो उदा के जो क्वेश्चन है, दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट यही है। एक तो कुंभा के बाद शासक कौन बना? जस्ट उदा। और फिर उदा को उपाधि या मेवाड़ में पितरंता कौन जाना जाता है? उदा जाना जाता है। ये दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट, समझ गए। अब नेक्स्ट उदा के बाद अपन देखते हैं रायमल। रायमल तो रायमल उस पेरेंट्री में कहाँ आ रहा है? देख लो एक बार, नजर डालो उस पर। 2 नंबर पे आ रहा है, दोनों भाई भाई एक साथ लिखे हुए हैं ना, उदा एंड रायमल। तो रायमल ये वही जिसको मेवाड़ी सरदारों ने कहाँ से बुलाया था? ईडर से बुलाया था, इधर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है मेवाड़ को, समझ गए, कुंभलगढ़ को। अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपन रायमल। आओ रायमल, ये काल लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग लगाओ इसकी रायमल की थोड़ी सी। श्रृंगार देवी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार देवी लिखा हुआ है ऐसे। शांति से रीडिंग लगाओ एक बार। आओ अपन देखते हैं रायमल। 1473 से 1509 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ड्यूरेशन, लेकिन सीक्वेंस याद रहना चाहिए। क्या? कुंभा के बाद उदा के बाद रायमल। भाई के एक भाई गया तो भाई को पहले मौका मिला, ठीक है, रायमल। समझ गए यहाँ तक? ओके सर। फिर अपन देखते हैं कि राजा बना उदा की मृत्यु के बाद, ठीक है ना। जैसे अपन ने देखा अभी उदा का टेन्योर रहा 1468 से 73। तो ऐसा नहीं है कि तत्काल ही उसको मेवाड़ी सरदारों ने हटा दिया हो, 5 साल बना रहा। और फिर मांडू के अंदर जब तक मृत्यु हत्या हुआ प्रकृति कांड ने आकाशीय बिजली से, जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक रायमल शासक नहीं बना, क्योंकि वो उम्र में बड़ा था उदा, इसलिए उसकी अपने आप में एक क्लेमशिप बनती थी शासक के रूप के अंदर, समझ रहे हो ये। तो यही जैसे अभी अपन मेवाड़ के अंदर देखेंगे कि क्या है, कोई उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था पर्टिकुलर। उत्तराधिकार का नियम यही था, वह शासक का जो ज्येष्ठ पुत्र होएगा वही अगला शासक बनेगा। तो ज्येष्ठ उदा था तो यूँ बन गया। अभी अपन जैसे देखेंगे कि बनवीर को क्या पड़ी थी मारने की उदय सिंह को, क्योंकि वो ज्येष्ठता के नियम सीनियरिटी के अंदर बाधा बन रहा था उदय सिंह। तो नो डाउट बनवीर सीनियर था, क्योंकि जैसे आप 5 नाम में देखो सबसे पहले बनवीर लिखा हुआ है, उदय सिंह तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ, सबसे जूनियर था। तो उसको पता था कि यार बनवीर मैं ही बनना चाहिए, उदय सिंह बन रहा है, तो इसलिए उदय सिंह के पीछे पड़ गया था बनवीर यूँ। क्योंकि ज्येष्ठता का नियम हमेशा मिडिवल के अंदर, क्या मिडिवल शासकों, चाहे यहाँ दिल्ली सल्तनत, मुगल, चाहे अपन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लें, ज्येष्ठता का क्या था नियम हमेशा काम करता था कि कौन शासक बनेगा, शासक का जो ज्येष्ठ पुत्र होएगा वो अगला शासक बनेगा। तो इसलिए उदा के बाद रायमल अपन देखते, पहले उदा फिर रायमल। रायमल के अपन दरबारी विद्वान देख देते हैं। ये गोपाल, ये गोविंद नहीं लिखा हुआ है, समझ गए। तो पहले तो गोविंद लिखो और इसको काटो, ये गोविंद, इस पर क्रॉस लगाओ में ऐसे दिखता हुआ। ये गोविंद कौन है? ये गोविंद कलानिधि है, वो गोविंद उद्धार है, वो गोविंद द्वार है, या वो गोविंद सार समुच्चय है। तो ये वो गोविंद नहीं है ना। कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे गोपाल पढ़ते हैं तो फट अपन गोविंद चिपका देते हैं यहाँ पे, वो गलत है। गोविंद कौन? JMNPP और फिर GI लिखा हुआ था ना, ये वो गोविंद मैंने काटवाया है, यहाँ गोपाल है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ महेश भट्ट, ये महेश भट्ट वही है, कौन सा अपने लिखा था AM, फिर इधर ये T, फिर एक के ऊपर लिखा था अपन ने ये केशव, और वो जोटिंग भट्ट लिखा था ना ये वैसे। तो ये जो ये M है, ये वो M वही है महेश भट्ट, जिसने अपनी पिता की मृत्यु के बाद विजय स्तंभ प्रशस्ति को पूरा
किया महेश भट्ट, और अर्जुन ये अलग है। तो मतलब कहने का मतलब गोपाल और अर्जुन अलग है, कर्ण अर्जुन नहीं है, क्या है, गोपाल और अर्जुन है, और बीच में अपने महेश भट्ट वो पहले वाला है। समझ गए यहाँ तक चीज ये है। निर्माण कार्य रायमल के अद्भुत मंदिर बनाया चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एक लिंग मंदिर, इसे एक लिंग को इंपॉर्टेंट करो, एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी के अंदर, ठीक है ना। ये इसका वर्तमान स्वरूप है ना, मंदिर तो पहले बन चुका है, अपन गोहिल वंश के अंदर ही देखते हैं, मंदिर तो उस समय बन चुका है, इसका वर्तमान स्वरूप है ना। उदयपुर का वर्तमान स्वरूप नहीं, उदयपुर की तो अभी तो स्थापना ही नहीं हुई है, उदयपुर की स्थापना तो वो उदय सिंह आगे करेंगे, अभी जो नीचे लिखे हुए थे अपने उदय सिंह, ठीक है। अभी तो उदयपुर की स्थापना ही नहीं है, उदयपुर की स्थापना तो बहुत बाद में है, समझ गए। तो ये लिख लो, ये मंदिर का वर्तमान मतलब ये कैलाशपुरी, ये यूँ लिखा हुआ है कि ये कैलाशपुरी मंदिर उदयपुर में है, तो कैलाशपुरी मंदिर उदयपुर, और यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लो मंदिर का वर्तमान स्वरूप, ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप। आपको यूँ नजर पढ़ने में आ रहा है ये कि उदयपुर का वर्तमान स्वरूप रायमल की देन है, उदयपुर की तो स्थापना ही नहीं हुई अभी, है कि नहीं। वो तो उदय सिंह देखेंगे अपन, उदय सिंह वो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह वो बसाएंगे उदयपुर, तो और वो दसागढ़ लेक, समझ गए। तो एक लिंग मंदिर जो कैलाशपुरी में है उसका वर्तमान स्वरूप किसकी देन है, रायमल की देन, समझ गए यहाँ तक। फिर अपन पढ़ते हैं बहन, बहन थी रमा देवी, समझ गए। बहन का मतलब क्या हो जाता है, बहन अपन जानते हैं कि वो सेम पीढ़ी के अंदर आएगी। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कुंभा, पढ़ा कुंभा अपन ने ये देखा, अभी देखा उदा, जिसे पितृहंता, फिर देखा रायमल, देखा ये दो नाम लिखे हुए। अब बहन का मतलब सर बहन भी यही लिखी जाएगी रमा। तो याद करो अपन ने कुंभा जब देखा था तो कुंभा के अंदर देखा था ये रमाबाई, जिसका विवाह हुआ था गुजरात के शासक अपने मंडलिक चतुर्थ से, लेकिन मनमुटाव हो गया था। मैंने बोला था ना जाते जाते रमाबाई और देख लेते हैं अपन, ये वही रमाबाई, ठीक है। तो रमा देवी रमाबाई, तो रमा देवी की याद में रमा देवी मंदिर बनाया था जावर उदयपुर के अंदर, ये वही जावर माइंस है अपने जो लेड एंड जिंक के लिए फेमस है, सीसा जस्ता के लिए, ऐसे समझ गए, जावर देवारी, ओके। तो ये अपन को रमा देवी का ध्यान होना चाहिए। फिर आता है दूसरी रानी का नाम, मतलब दूसरा अगले चीज में, पहले तो बहन देखिए, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रानी। रानी है श्रृंगार देवी, ठीक है, मेकअप देवी नहीं कर देना है इसको, श्रृंगार श्रृंगार ही रहेगा, पहली चीज तो ये। अब दूसरा देखो इसमें श्रृंगार में ये श्रेय लगाओ ना, ये एक ही आएगा, ये एक्चुअली ये फॉन्ट मिलता नहीं है जिसके अंदर कि ये नहीं हो। तो देवनागरी के अंदर ये ऐसे, वो देवली के अंदर ये फॉन्ट ऐसे चलता है। तो श्रृंगार सब शुद्धि में आता है तो ये ऐसे, श्रृंगार अधूरा रहेगा जल्दबाजी में, चलो 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 लेट हो रहे हैं शादी में, तो जितना हुआ श्रृंगार उतना ही काम में ले लिया अपन ने, ये मतलब कहने मतलब ये डबल नहीं लगेगा, आधा ही हुआ श्रृंगार ही, ये ऐसे लिखना है श्रृंगार, ये री है श्रृंगार, रैनी री वो वृक्ष, री की मात्रा है, समझ गए। तो श्रृंगार देवी, अब देखो इस ये जो रमाबाई और ये श्रृंगार देवी आया ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो श्रृंगार चमरी बनी थी मंदिर में, उसमें बेटी का भी विवाह हुआ, समझ रहे हो। तो इस बेटी है रमाबाई, और फिर मैंने बताया मतलब कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह, और नीचे लिखा हुआ था कुंभा के पुत्र, है ना, पुत्र का विवाह। तो कुंभा का पुत्र कौन, ये रायमली तो पढ़ रहे हैं अपन। और मैंने बताया था कि भाई विवाह हुआ, तो मैंने बताया था कि पुत्र का सर फिर तो वहाँ जोधपुर में होगा, फिर तो मैं बताया था यहाँ रिसेप्शन तो हो ही सकता है, वर्ड काम में लिया था मैं रिसेप्शन, वो इसलिए लिया था कि आपको यहाँ याद आना चाहिए वो रिसेप्शन, ठीक है। तो रिसेप्शन, ये श्रृंगार देवी ये किसकी पुत्री थी, जिसे अपन ने पढ़ा था जोधा, जोधा कौन था, रणमल का पुत्र, देखा था अपने रणमल राठौड़, मेवाड़ मारवाड़ संभल के अंदर। तो ये, तो इसका विवाह, ये इसकी रानी थी ना। तो श्रृंगार देवी मेवाड़ के राजा जोधा की पुत्री थी, आवल बावल की संधि हुई थी 1453 के अंदर, उसके तहत ही विवाह हुआ था। और श्रृंगार चौरी के अंदर ये दोनों विवाह हुए थे, बहन और रानी वाले, याद आ रहे हैं आपको ऐसे। और ये आवल बावल संधि कराने में सबसे ज्यादा रोल किसका था निर्मला, कौन सी देवी, हंसा देवी, समझ गए ऐसे, रणमल राठौड़ की बहन थी, हमको पता है ऐसे, ठीक है। तो ये रानी है श्रृंगार देवी। अब देखो जोधा जोधपुर, ठीक है, और उधर तो जोधा जोधपुर की स्थापना होगी 1459, और श्रृंगार देवी से कैसे आगे अपने आप में एक अलजेई माइलस्टोन अपन देखेंगे वो है। श्रृंगार देवी ने निर्माण किया कौन सी बावड़ी का, गोसुंडी बावड़ी, ठीक है। निर्माण श्रृंगार देवी द्वारा स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो पद्मनी महल देखते हैं ना अपन, उस पद्मनी तालाब बिल्कुल उसके अपोजिट में है ये श्रृंगार देवी गोसुंडी विले, मतलब गोसुंडी बावड़ी। स्रोत गोसुंडी अभिलेख, इस बावड़ी के अंदर ही एक अपन को ऐतिहासिक स्रोत मिलता है जिसका नाम है गोसुंडी अभिलेख। चूंकि वो गोसुंडी बावड़ी में मिला है इसीलिए उसका नाम है गोसुंडी अभिलेख,
समझ गए। तो ये जो घोसुंडी लिखा हुआ है ना, ये घ लिखा हुआ है, घ क ख ग घ, ठीक है। तो इसको अपने को कर देना है वो तय वर्ग वाला, इसको ये लिख दो आप धोसुंडी। भाई ज्यादा फर्क नहीं है ना, ज्यादातर घ को दही लिख देते हैं, समझ रहे हो। तो उस घोसुंडी को एक बार लिखो धोसुंडी। भाई ये घ जो है ना घड़ी वाला, उसको धनुष वाला दह किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। और ये क्यों किया है, क्योंकि एक बार जब श्रृंगार हो जाता है तो वो जल्दी से क्या नहीं होता, धुलता नहीं है। श्रृंगार धो, ये लिख लो वैसा। धोसुंडी से क्या याद आएगा, घोसुंडी। तो श्रृंगार धोना है ना, श्रृंगार करना बहुत आसान है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है उसको धोना, उसको उतारना, समझ गए, ये चीज है। तो श्रृंगार धोसुंडी, तो धोसुंडी से क्या याद आएगा, घोसुंडी। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो अपन को ये मिलता है घोसुंडी अभिलेख, ये मिलता कौन सी बावड़ी से है, तो घोसुंडी बावड़ी से। और घोसुंडी बावड़ी का निर्माता कौन है, तो श्रृंगार धोने की बात थी, घोसुंडी से धोना, धोना से श्रृंगार देवी, समझ गए। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी। तो मैंने आपको लिखा है या दो, ठीक है। अब जैसे कल मैं पूछूंगा तो मैं भाई ये बोलूँ क्या धोना है, श्रृंगार धोना है। तो धोना क्यों है, क्योंकि वो धो से घो है, घोसुंडी, ये चीज समझ गई थी। अब आ जाता है घोसुंडी अभिलेख। तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि कोई आरएस का एग्जाम ऐसा नहीं है जो इस घोसुंडी अभिलेख के कारण, मतलब बगैर घोसुंडी अभिलेख के खाली जाता हो, आता ही आता है कैसे न कैसे कहीं ना कहीं हिस्सा बन के क्वेश्चन का, समझ गए। तो देख लो श्रृंगार कितना इंपॉर्टेंट है। और ये श्रृंगार देवी वही कौन, जोधा की पुत्री, समझ गए। घोसुंडी अभिलेख है ना, तो घोसुंडी है, लेकिन अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको धोसुंडी। क्यों लिख रहे हैं कि श्रृंगार को क्या करना है, धोना है। कुल अभिलेख कितने हैं, 2 हैं। प्राप्ति स्थल नागरी, मध्यमिका, चित्तौड़। चित्तौड़ का पुराना नाम है माध्यमिका या नागरी, नगरी नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, नागरी। ये क्वेश्चन पूछते हैं माध्यमिका निम्न में से किसका पुराना नाम है, चित्तौड़ का पुराना नाम है माध्यमिका या नगरी। भाषा है संस्कृत, किसकी, अभिलेख की। और लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। ये जैसे ये कैसे है, भाषा और लिपि जैसे क्या होती है, जैसे मैंने लिखा माई कंट्री इज इंडिया, लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसको यूँ लिखा माई कंट्री इज इंडिया, लिखा मैंने, देखो इधर देखो मैंने लिखा, दोनों में लिखा माई कंट्री इज इंडिया, माई कंट्री इज, दोनों में लिखा। दोनों में भाषा इंग्लिश है। जैसे आप भाषा की अपन जैसे बात करें भाषा, तो इसमें भी इंग्लिश है, इसमें भी इंग्लिश है, माई कंट्री इज इंडिया, माई कंट्री। लेकिन लिपि की अगर अपन बात करते हैं लिपि की, तो यहाँ पे लिपि लैटिन लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिपि की बात करें तो ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो ये फर्क होता है भाषा और लिपि। और लिपि की अपन परिभाषा में से क्या देखते हैं, भाषा के लिखित रूप को लिपि बोलते हैं। ये तो सीखा अपन ग्रामर में, ये भाषा के लिखित रूप को लिपि बोलते हैं। क्योंकि अगर अपन बोले तो मैं दोनों में माई कंट्रीज लिखा है, लेकिन दोनों में लिखने का तरीका अलग है, लिपि अलग है, लैटिन है और एक में देवनागरी। तो ये यहाँ लिखी हुई भाषा संस्कृत है और लिपि क्या है, ब्राह्मी, ऐसे। तो भाषा का लिखित रूप हो गया ना, ये चीज़ है। आ जाओ, तो भाषा देख लिया, लिपि देख लिया, फिर अपन देखते हैं टोटल 2 अभिलेख हैं। तो पहला अभिलेख की अपन बात करते हैं कि काल के समय का 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व पे लगाओ टिक, BC, AD से पहले BC, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट क्या, भागवत धर्म से संबंधित राजस्थान का कौन सा अभिलेख है, प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम पे गोला लगाओ, भागवत धर्म के ऊपर एरो करके लिख लो वैष्णव धर्म, वैष्णव, और ब्रैकेट में लिख लो विष्णु की पूजा से संबंधित, वैष्णव धर्म विष्णु की पूजा से संबंधित भागवत धर्म, ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है ये घोसुंडी अभिलेख, समझ गए, यहां तक समझे आपने। अब क्या बात है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है सर ऐसा कि जो भागवत धर्म और ये कौन शासक था, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन ने लिखा हुआ है माइक्रो के रूप में लिखा हुआ है कण्व और सर्वतांत, ठीक है। तो कण्व वंश के राजा सर्वतांत द्वारा अश्वमेध यज्ञ और संकर्षण बलराम की पूजा का उल्लेख है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ तो अपन जानते हैं कि वो यूँ होता है कि घोड़ा छोड़ा जाता है और जहाँ तक वो निर्बाध रूप से घूम के आ जाता है घोड़ा, वो सारा का सारा क्षेत्र वो शासक के कंट्रोल में माना जाता है कि घोड़े को किसी ने पकड़ा ही नहीं, तो ये शासक के अंडर में सारा एरिया हो जिसने वो घोड़ा छोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ जिसने किया था। और संकर्षण जो बलराम देखते हैं अपन, तो ये जैसे अपन देखते हैं कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो विष्णु सब ये कृष्ण के अवतार हैं,
समझ रहे हो क्या? विष्णु ही सब विष्णु के अवतार माने जाते हैं सब। कौन? कृष्ण देखते हैं संकर्षण, शंकर बलराम का ही दूसरा नाम है संकर्षण, ये कि पूजा का उल्लेख है। तो ये अपन ये सब जुड़ा हुआ किससे? भागवत धर्म से। संकर्षण, बलराम, अश्वमेध ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ भागवत धर्म से, लेकिन ये संकर्षण और बलराम जुड़ा हुआ भागवत धर्म से, भागवत या वैष्णविज्म से। विष्णु, समझ गए? सब विष्णु के अवतार माने जाते हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है इस अभिलेख का, गोसुंडी अभिलेख का। एक तो ये आता है कि राजस्थान का वो कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है जो वैष्णव धर्म की से संबंधित है, तो वही श्रृंगार 2 से गोसुंडी। फिर कि किस राजा ने ये अभिलेख बनवाया था, जो अपन भाई गोसुंडी बावड़ी की तो निर्माता ये होगी, तो लेकिन पहले वहाँ अभिलेख लगा हुआ था। जैसे अपन जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं तो वो सुदर्शन झील है गुजरात में, उस झील के किनारे वो अभिलेख मिलता है, तो उसको, और जूनागढ़ जिले में वर्तमान में तो उसको अपन जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। सौराष्ट्र झील भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि सौराष्ट्र रीजन के अंदर वो थी। समझ गए? तो ऐसे ही अपन रीजन देख लिया, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर श्रृंगार देवी ने जो गोसुंडी बावड़ी बनाई उसके अंदर। अब उस समय वंश कौन सा था? कण्व वंश था, और उसका शासक था सर्वतांत। तो ये कण्व वंश हिस्ट्री में कहाँ आता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लो। जैसे अपन पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य, वही अशोक मौर्य, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, पहले बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ऐसे करके चला आता है। फिर जब मौर्य वंश का अंत हो जाता है, मौर्य वंश का जब अंत हो जाता है, तो उसके बाद 3 वंश आते हैं, शुंग, कण्व और सातवाहन, SKS, है ना, इंडिया की मेन धरती के ऊपर शुंग, कण्व, सातवाहन। और इसी समय उत्तर पूर्व, जो अपन वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान देखते हैं, वहाँ आते हैं ये ISPK, इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। मतलब ये मौर्यंस के बाद की हिस्ट्री है, और इसके बाद इन सब का खात्मा हो जाता है और गुप्त काल चालू हो जाता है। ये है ऐसे, ये इंडियन हिस्ट्री का फ्लो है। मौर्यंस के बाद भारत की मेन धरती पे, मतलब जो अपन देखते हैं जहाँ मौर्य साम्राज्य था, जैसे बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, ये सातवाहन आंध्र प्रदेश में आते हैं, अमरावती आंध्र प्रदेश में, जो आज आंध्र प्रदेश की राजधानी होने जा रही थी अमरावती हुई। शुंग, कण्व, सातवाहन, SKS में S से है शुंग, ठीक है, K से है कण्व, और S से है सातवाहन। सातवाहन शासक हुए हैं, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं वो। और इधर ISPK क्या पढ़ा अपन ने, ये इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी, मिनांडर पढ़ा अपन ने। फिर शक, ये शक हुए हैं, रुद्रदमन, इंडो ग्रीक, ये है पार्थियन, ज़्यादा नहीं आए थे इंडिया में। और K से है कुषाण, कनिष्क, तो वो संगीत पढ़ते हैं पर कश्मीर कुंडल वन, कनिष्क, ये वही है कनिष्क, कुषाण राजा कनिष्क। हिंदू यूनानियों के अंदर नाम आता है मिनांडर का, नागसेन, मिलिंद पनो। समझ गए? तो ये अपन को ये ध्यान रखना है, कण्व है कहाँ हिस्ट्री के अंदर। तो शुंग, कण्व और सातवाहन, पहले आए थे शुंग, शुंग के बाद आते हैं कण्व, और कण्व के बाद आएंगे सातवाहन। सातवाहन ने दक्षिण भारत में रूल किया था, जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, लेड धातु की, क्वेश्चन आता बहुत ज़्यादा। समझ गए? तो मौर्यों के बाद सीधे नहीं आते गुप्त, बीच के अंदर ये विभाजन अपन हिस्ट्री में देखते हैं। यहाँ पे ISPK ये क्या है, ये वर्तमान जो अफगानिस्तान पाकिस्तान देखते हैं ना, वहाँ थे ये आ रहे थे वहीं ट्रांसओक्सियाना रीजन से, वहाँ से उनको धकेला जा रहा था। तो चीन में तो उस समय चीन की दीवार बन चुकी, तो चीन में तो जाते नहीं थे, जा नहीं पाए, और इधर ही इंडिया में आए। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, और फिर पार्थियन आए। सीक्वेंस ये याद रखना, ISPK है ना, ये PK गिरपड़े नहीं है, ठीक है। एक नाम था PK गिरपड़े, प्रदीप कुमार गिरपड़े, लेकिन वो पढ़ने में यूँ आता था PK गिरपड़े। समझ गए? तो यहाँ पे PK क्या है, ISPK, और यहाँ पे क्या है, SKS। समझ गए? ऐसे ध्यान है। तो अब अपन ये देखो यहाँ पढ़ रहे थे, ये कण्व पढ़ा, कण्व, तो ये कण्व ये आ गया, ये कण्व। इससे पहले, इससे अगली वाली लाइन में पढ़ो, भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन है, उसमें आएगा बागभद्र, कौन सा वंश, शुंग वंश। ये शुंग वंश ये है वो पहला वाला जो लिखा हुआ है 1 नंबर पर। समझ रहे हो? इसलिए मैंने बताया शुंग, कण्व, सातवाहन। ये तो आप देखते सर, ये शुंग, कण्व क्या आ गए, कहाँ है ये हिस्ट्री में, देख लो कहाँ है हिस्ट्री में, मौर्यों के बाद, गुप्तों से पहले। समझ गए? स्टूडेंट जब पढ़ता है ना, NCERT लेके आ गए अपन, चलो यार मैं खुद पढ़ूंगा हिस्ट्री, NCERT ना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं यार उसमें, मौर्य तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री बिल्कुल पैक चल रही होती है मौर्य तक, तो फ्लो में है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंधु घाटी खत्म हुआ, वैदिक चालू हो गया, वैदिक खत्म हुआ, फिर मौर्य आ गए। समझ गए? अब हवा कहाँ से निकलने चालू होती है, जब ये आ जाते हैं शुंग, कण्व, सातवाहन और ISPK। फिर गुप्तों में फिर थोड़ा बहुत मन करता है, चंद्रगुप्त पढ़ लिया, समुद्रगुप्त पढ़ लिया, फिर उसके बाद वो टूटने चालू होते हैं, जहाँ से मिडेवल इंडिया का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था,
लिखा हुआ ना उसमें, कैसे टूटता गया भारत धीरे धीरे, फिर वापस वो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा। तो ये जो बिखराव वाली स्थिति है ना, पहले जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर वापस जुड़ता है, फिर वापस टूटता है, फिर वापस जुड़ता है, ये चलता रहता है क्रम ही। समझ गए? तो ये शुंग कर्ण अपन ने देखे, तो आप समझ में आ गया कर्ण वंश का शासक कौन था? सर्वतांत। ये सर्वटांटिया नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तांत। लेकिन तांत थोड़ा टाटिये से याद आ जाएगा आपको, ठीक है, टाटिया। संकर्षण बन रहा हूं। भारत में जैसे अपन देखें, भारत में भागवत धर्म से संबंधित भारत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, है ना। बेसनगर कहाँ? अपने कानपुर, ये यूपी के अंदर है, कानपुर, बेसनगर अभिलेख। ये बेसनगर, इसको विदिशा लिखो, सॉरी ये है ना, गलत हो गया, ये विदिशा, बेसनगर विदिशा एमपी, विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल के पास नीचे जिला है विदिशा। हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो हीलियोडोरस तो क्या था? ये तो यूनानी शासक जो था, जैसे अपन पढ़े ना इंडो ग्रीक, भाई इधर तो कण्व आ गए, शुंग कण्व, है ना, शुंग वंश शासक, ये तो इधर था। ये हीलियोडोरस क्या था? ये इंडो ग्रीक शासक का राजदूत था, राजदूत, इंडो ग्रीक शासक। जैसे मैगिस्थनीज अपन ने देखा था, वो भी तो राजदूत ही था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो अभी आपने पढ़ा था, लिखा था इधर एसकेएस लिखा था, शुंग कर्ण सातवाहन, इधर ISPK लिखा था, अपन ने लिखा था। तो ये इंडो ग्रीक शासक का क्या था? राजदूत था हीलियोडोरस, जो कि इस शुंग वंश का शासक था भागभद्र। उसके दरबार, उसके काल में आया था और उसने आके यहाँ पे बेसनगर के अंदर वो गुरुड़ स्थापित किया था, हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। और यहाँ पे कर दो गुरुड़ स्तंभ, गुरुड़ स्तंभ, ये जो लिखा ना हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख के ब्रैकेट में लगा दो गुरुड़ स्तंभ। गुरुड़ स्तंभ कैसे होता है? तो ये स्तंभ है, मतलब ये पिलर हो गया, इसके ऊपर गुरुड़ की आकृति बनी हुई है। तो गुरुड़ जो है ये किसका वाहन है? विष्णु का वाहन है, ऐसे विष्णु का वाहन। ये चीज बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो? तो दोनों इंडियन हिस्ट्री में वो पूछा जाता है, वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। या यूं पूछ लेते हैं गुरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? किससे? हीलियोडोरस से। तो उस समय भारत में शासन कौन कर रहा था? शुंग वंश का शासक था। कौन? भागभद्र। ये भागभद्र और शुंग वंश। राजस्थान में जो प्राचीनतम अभिलेख, वो शुंग के बाद कौन आए? के से क्या है? कर्ण। ये कर्ण वंश का शासक है कौन? सर्वतांत। सर्वटांटिया नहीं है, सर्वतांत है, समझ गए? तो भारत के अंदर तो पहला वाला वंश है शुंग वंश, राजस्थान के अंदर दूसरा वंश है कर्ण वंश, ठीक है। जैसे अपने कर्ण वंश का राजा था सर्वतांत, ऐसे यहाँ पे शुंग वंश का राजा था भगवत, ठीक है। और हीलियोडोरस आया था राजदूत के रूप में, उसने बेसनगर विदिशा के अंदर अभिलेख की स्थापना करी और गुरुड़ स्तंभ को बोलते हैं। ये लिखा हो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उसी समय की बात है, 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व, 2nd सेंचुरी BC। AD BC मैंने बता रखा है, कल्चर की एक फाइल है, 54 नंबर उसका, राजस्थान कल्चर में 54 या 53 वीडियो नंबर है, उसको देख लेना। AD BC सब उसमें बता रखा है कैसे राजस्थान कल्चर की। फिर AD BC कोई भी डेट विक्रम संवत में चेंज करनी, 57 जोड़ना होता है, ठीक है। शक संवत में चेंज करनी होती है तो 78 घटाना होता है। क्यों घटाना जोड़ना होता है? ये इस वीडियो नंबर 54 में देखो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, समझ गए? ये चीज है। तो अपन ने क्या देखा? राजस्थान का वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख, मिला है घोसुंडी बावड़ी से। अभिलेख का निर्माता कौन है? कौन? कर्ण वंश का शासक है सर्वतांत। ये तो इसको यूं याद रख लो अपने, कर्ण और सर्वतांत। के से तो आ जाएगा कर्ण वंश और ST से सर्वतांत, ये ठीक है ना। और जैसे अपन ये नीचे देखते हैं, यहाँ पे नीचे ये जैसे ऊपर कर्ण वंश है, नीचे है शुंग वंश, और शुंग वंश का शासक है भागभद्र BB। ऐसे पहले वंश लिखा अपन ने, यहाँ कर्ण वंश लिखा है, यहाँ शुंग वंश लिखा है, यहाँ सर्वतांत, यहाँ है BB, भागभद्र। समझ गए ना? ये क्या लिखा है? KST, कर्ण वंश का राजा सर्वतांत। यहाँ SBB क्या लिखा है? S से शुंग वंश और BB से भागभद्र। ये 2वीं शताब्दी, दोनों देख लो, BC के हैं, ये देख लो। ये अपन ने जो देखा प्राचीनतम अभिलेख, ये मतलब 2nd सेंचुरी BC के हैं सारे। ये प्राचीनतम है ना, जो प्राचीनतम, इसमें लिख लो 2nd सेंचुरी BC, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये प्राचीनतम अभिलेख कब का? पूछ ले किस काल का है? प्राचीनतम तो है, तो कब का है? 2nd सेंचुरी BC का, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, समझ गए ना? ये चीज़ है भाई। शुंग कर्ण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पहले शुंग आ जाते हैं, करीबन 40 साल बाद ही कर्ण आ जाते हैं। फिर द्वितीय अभिलेख अपन देख लें, बावड़ी से मिला, घोसुंडी बावड़ी से ही।
और यहाँ पे निर्माता अपन ने देखा गोसुंडी बावड़ी की निर्माता श्रृंगार देवी है, और यहाँ पे दादा रणमल, अब ये रणमल राठौड़ लिख लो यहाँ पे, पढ़े अपन ने ऊपर सारा गया था, दादा रणमल राठौड़, ये वही रणमल राठौड़, उनका वर्णन है, और पिता जोधा का वर्णन है। ऐसे जोधा का पुत्र ही था, मतलब जोधा पुत्र थे रणमल राठौड़ के, जो मतलब फिर निर्वासित जीवन जी रहे थे रणमल राठौड़ की जब हत्या हो गई थी मेवाड़ में। समझ गए यहाँ तक? तो ये अपन ने देखा, क्या देखा अपन ने देखा, रायमल, रायमल राजा दरबारी विद्वान गोपाल महेश भट्ट और अर्जुन, निर्माण कराया अद्भुत मंदिर और एकलिंग मंदिर का। बहन कौन? रमाबाई। रानी कौन? श्रृंगार। श्रृंगार तो रानी करती है, और उसको धोना है तो गोसुंडी बावड़ी हो जाएगा। गोसुंडी बावड़ी का निर्माता श्रृंगार देवी है, सॉरी पहले देख लो, रानी श्रृंगार देवी जो कि जोधा की पुत्री थी, आवल बावल की संधि 1453 में हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई। गोसुंडी बावड़ी निर्माता श्रृंगार देवी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। स्रोत है, कौन सा स्रोत मिलता है? गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख कुल 2 हैं, प्राप्ति स्थल नागरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ पुराना माध्यमिका नागरी, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। प्रथम अभिलेख जो है वो काल कब का? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है राजस्थान का। कर्ण, इसमें क्या उल्लेख है कि कर्ण वंश का राजा सर्वतांत ने यहाँ पे अश्वमेध किया और बलराम संकर्षण की पूजा कराई थी यहाँ पे, ठीक है। और बलराम संकर्षण ये विष्णु मतलब कृष्ण का सबॉर्डिनेट है, लेकिन कृष्ण के ही अवतार हैं आगे, जैसे अपन आज भागवत धर्म वर्तमान में जो देखते हैं। भारत में जो भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा है? अपने हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, जिसको गुरुड़ स्तंभ बोलते हैं। वो कहाँ, उसमें कौन है? शुंग वंश का राजा भागभद्र है ना, शुंग वंश का 9वां राजा था, लेकिन वो ध्यान नहीं रखना अपन को, इसमें बस याद ये ध्यान रखना है SBB, तो S से शुंग और BB से भागभद्र, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। दोनों अभिलेख देख लो 2nd सेंचुरी BC के हैं, BC 2nd सेंचुरी AD नहीं कर देना है, ईसा नहीं है, ईसा पूर्व के हैं। जब भी क्वेश्चन आता है ना कब का है, तो उसमें AD BC दोनों लिख रहते हैं, 2nd सेंचुरी AD 2nd सेंचुरी BC, तो आंसर क्या है? B से भागभद्र है ना, BC। द्वितीय अभिलेख वो बावड़ी से मिला, गोसुंडी बावड़ी निर्माता श्रृंगार देवी, दादा रणमल और पिता जोधा का उसका वर्णन ऐसे। तो ये था रायमल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, जयमल, जगमाल नहीं है जयमल एंड राणा सांगा। एक बार देखो 3 पुत्र कहाँ लिखे हो उस पेरेंटरी के अंदर, कहाँ आ गए अपन? कुंभा से नीचे आए 2 नंबर पे, तो 2 पढ़ लिए, उदा एंड रायमल। अब रायमल से अपन नीचे आएंगे तो 3 नाम आएंगे, पृथ्वीराज सिसोदिया, सेकंड जयमल, और तीसरा राणा सांगा, संग्राम सिंह। तो उस संग्राम सिंह से पहले अपन देखेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया, ये उड़ना राजकुमार। ओके